हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, उसको आगे पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में देखा था कि 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी छोटा नागपुर के जंगलों में घूम रहा था। जब उसको लोग देखे तो उस लोगों को लगने लगा कि उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वो उनकी बीमारियों को दूर कर सकता है, अनाज की छोटी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। और उसे लगने लगा कि ये वही इंसान है जो हमें दिगुओं से, जो हमें गुलामी कर रहा है, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनसे छुटकारा दिला सकता है। फिर हम लोग पढ़े थे कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। तो कुछ झूम की खेती करते थे। हम लोग देखे थे कि झूम का खेती क्या होता है। इसका मतलब है कि घुमंतू खेती। किसान लोग एक स्थान पर जाते थे, वहाँ का पेड़ या घास फूस जलाते थे, फिर वहाँ पे अनाज बुनते थे, फिर उस अनाज को काट कर फिर दूसरा जगह चले जाते थे। वो एक जगह रह के खेती नहीं करते थे। फिर हम लोग देखे थे कुछ शिकारी संग्राहक थे, और देखे थे कि कुछ किसान जो है अपना जीवन यापन शिकार करके जंगल के वन उत्पादों से अपना गुजारा करते थे। हम लोग फिर देखे थे कि कुछ जानवर पालते थे। कुछ आदिवासी जो है जानवर पालकर अपना गुजारा करते थे। वो फिर हम लोग देखे थे कि कुछ लोग एक ही जगह खेती करते थे। कुछ किसान जो है घुमंतू खेती करते थे, झूम खेती करते थे, और कुछ किसान जो है एक ही जगह रहकर अस्थाई कृषि करते थे। और अंग्रेज़ों को, जो लोग ये अस्थाई कृषि करते थे ना, तो अंग्रेज़ों को ये लोग सभ्य नज़र आता था। और जो लोग ऐसे घूमते रहते थे, वो सब उनको नहीं लगता था कि सभ्य है। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि उन्हें अस्थाई रूप से एक जगह रखना और उनको सभ्य बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने उसके बाद क्या किया। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। जब ब्रिटिश शासन शुरू हुआ तो आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। और अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि बदलाव क्या क्या थे, कि ब्रिटिश लोग के आने के बाद आदिवासियों का जीवन क्या क्या बदल गया। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो आदिवासी मुखिया जो थे उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान होता था उस टाइम आदिवासी गाँवों में। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, और जो आदिवासी मुखिया होता था उनके पास वहाँ के लोगों से ज़्यादा ताकत होती थी, और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे, और वो अपने पूरा इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थायी नियम खुद बनाते थे। उनका कई जगह पे उनका खुद का पुलिस होता था, और वहाँ पे ज़मीन संबंधित जो भी नियम थे वो खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन मुखियाओं का कामकाज और अधिकार बदल गया। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई। उनको ज़मीन पर मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनके पास जो शक्ति थी, शासक की शक्ति थी, उनको छीन लिया गया। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। पहले मुखिया के पास अपना पुलिस होता था, अपना ज़मीन का नियम खुद बनाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनको ज़मीन का हक तो मिला, लेकिन उसका जो शासकीय पावर था वो छीन लिया गया। अब उन्हें जो नियम ब्रिटिश लोग बनाते थे, उनके अधिकारी जो नियम बनाते थे, उनको मानना पड़ता था। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। अब अंग्रेज़ों को उन्हें नजराना देना होता था और अनुशासन में रहना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। पहले उनके पास जो ताकत था अब वह नहीं रहा। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब उनको सब काम करना पड़ा, क्योंकि उनको अब ब्रिटिशर्स को नजराना भी देना पड़ रहा है, और इसके पास ऐसा कोई पावर नहीं है, तो वो नॉर्मल काम भी करने लगे। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी होती थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। जो समुदाय यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी होती थी। एक जगह ठहर कर नहीं रहते तो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, इससे अंग्रेज़ लोग परेशान हो गए थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह के एक जगह स्थायी रूप से रहे। वे चाहते थे कि आदिवासियों का जो समूह है एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे।
अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, क्योंकि जो किसान एक जगह हमेशा रहते थे उनको नियंत्रित करना आसान होता था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, और अंग्रेज वहाँ शासन करेंगे तो उनको अपना नियमित स्रोत भी चाहिए ना आमदनी के लिए। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। इसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। अब उन्होंने ज़मीन को मापना शुरू किया और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि किससे कितना लगान देना होगा, और वो ये भी ज़मीन भी तय कर दिया कि किसका कितना ज़मीन होगा, और यह भी तय कर दिया किसको कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार और भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। हम लोग इससे पहले वाला चैप्टर में देखे थे कि पट्टेदार जो है भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और वो जो है फिर भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। इमेज जो है ये दिया हुआ है, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। अभी भी गुजरात के वन क्षेत्र में घुमंतू खेती जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए ज़मीन साफ़ कर दी गई। अब यहाँ देख सकते हैं कि पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए ज़मीन को साफ़ किया गया। ये झूम खेती, घुमंतू खेती का एक इमेज दिया हुआ है। झूम काश्तकारी को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। झूम काश्तकारी को अस्थायी रूप से बसाने का कोशिश तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता। जहाँ पानी कम होता और मिट्टी सूखा हुआ होता था वहाँ पे हल से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ। और अगर वहाँ पर खेती करता था तो उनको नुकसान ही होता था, क्योंकि उन्हें खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। क्यों उनको नुकसान होता? क्योंकि वो जो खेत है उनको अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़ रहे थे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। उन लोगों को बहुत नुकसान हो जाता था, इसलिए वो लोग इस बात पर अड़ गए थे कि वह जैसा जी रहे हैं उन्हें वैसा ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। बार बार ऐसा विरोध कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी गई। और ऐसे कबीलों को जंगल में कुछ जगह पर खेती करने का छूट दे दिया गया। वन कानून और उनके प्रभाव। अब वो लोग वन कानून बनाए और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। आप जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा, जिसकी वजह से वन कानून में जो भी बदलाव आया इससे वहाँ के आदिवासियों पर भारी बदलाव पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेज क्या किया, सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। सारे जंगल पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसको राज्य का संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया और ये वो जंगल होते थे जहाँ अंग्रेजों जो घर बनाते थे उनके लिए वहाँ लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं को शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ये आरक्षित वन तो यहाँ पे अंग्रेजों के आज्ञा के बिना वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वहाँ घूम सकता है, झूम खेती कर सकता है, फल इकट्ठा कर सकता है या पशुओं को शिकार कर सकता है। ये ब्रिटिशों के अधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था। ये इसको आरक्षित वन घोषित कर दिए थे। वहाँ पे वो सिर्फ लकड़ी पैदा होती थी जो अंग्रेज़ लोग यूज करते थे। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? और उन्होंने ऐसा कर दिया कि झूम काश्तकार लोग कैसे जिएगा? वो लोग का तो जीने का आधार, वो लोग अनाज तो वैसे ही उपजाता था। इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा और इसके वजह से जो झूम काश्तकार थे उनको अपना काम और रोज़गार की तलाश में दूसरे जगह जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। जैसे ही अंग्रेज़ लोग आदिवासियों को जंगल में ऐसे कभी भी घूमने की पाबंदी लगा दिया तो उनके सामने एक समस्या पैदा हुई।
समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ किया जाए। उन्होंने तो आदिवासियों को पाबंदी लगा दी, अब वो लोग तो कुछ करेंगे नहीं। अब उन लोग के सामने एक समस्या पैदा हो गई कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूर कहाँ से लाएंगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ लिया। औपनिवेशिक अधिकारी जो थे, अंग्रेज अधिकारी, इसका भी हल ढूंढ लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने भी छूट होगी। अब इसका उपाय उन लोगों ने ढूंढा कि जंगल में जो छोटा छोटा एरिया होगा वो झूम काश्तकारों को दे दिया जाएगा, वहाँ पे उनको खेती करने का छूट होगा। बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, लेकिन इसके बदले में जो वो लोग हैं, वो लोग झूम काश्तकार हैं, उनके यहाँ उनको मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिया। इस तरह अंग्रेज़ों ने अपना चाल चलकर सस्ता में एक वन गांव बसा दिया कि आप लोग हम छोटा जगह पे ऐसे झूम खेती कर लीजिए, लेकिन इसके बदले में आपको जंगल की रक्षा करना होगा, हमारे यहाँ मजदूरी करना होगा। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। बहुत सारा जो आदिवासी समूह था, उन्होंने इस कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या किया, इस नियम को पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी, और वे पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहना शुरू कर दिए, जिसको सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी, कई बार उन्होंने खुलेआम चुनौती भी दे दिया। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। तो 1906 में जो सोंग्रम संगमा द्वारा असम में जो विद्रोह हुआ था और 1930 के दशक में जो मध्य प्रांत में विद्रोह हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, इसी विद्रोह का एक उदाहरण है। अब व्यापार की समस्या। 19वीं सदी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातियों ने पाया कि जो व्यापारी और महाजन जंगल में जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। वे किस लिए आ रहे थे? तो वन में जो भी उत्पादन होता था उसको खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों में से क्या असर पड़ने वाले हैं, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा, और इस तरह का बदलाव से उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा यह समझने में आदिवासियों को कुछ टाइम लग गया। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें, और इस समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि रेशम उत्पादक की स्थिति। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी, और 18वीं सदी में जो भारतीय रेशम था उसके यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी, और यहाँ की जो रेशम की जो अच्छी गुणवत्ता थी वो सबको अट्रैक्ट करती थी अपने तरफ, और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। बहुत ज़्यादा डिमांड था तो भारत का निर्यात भी रेशम का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पाद पर जोर देने लगे। जैसे जैसे वहाँ पे डिमांड बढ़ रहा था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अफसर थे, इन लोगों को उत्पादन करने के लिए जोर देने लगे कि आप लोग जल्दी इसका उत्पादन कीजिए। यहाँ पे दिखाया गया है गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, रेशम का बुनाई करते हुए एक इमेज दिखाया गया। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। वर्तमान झारखंड में जो जगह हजारीबाग, उसके आसपास के रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे, और रेशम का जो व्यापारी था अपने एजेंट को भेजकर उनके व्यापारी जो लोग इसको उत्पादन करते थे आदिवासियों को, उनको कर्जा देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे और उनसे रेशम इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे, और 1000 कृमि कोष के लिए उसको कितना रुपये मिलता था? मात्र 3 या 4 रुपये। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था। अब इनको खरीद के उसका जो एजेंट है या रेशम व्यापारी है उसको बर्दवान भेज देते थे, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। यहाँ तो वे आदिवासियों से मात्र 4-5 रुपये में खरीदते थे,
1000 कृमि कोष के लिए मात्र 3 या 4 रुपया देते थे और उन्हें जब वो गया और वर्धमान ले जाके बेचते थे तो 4-5 गुना दाम में बेचते थे। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा हो रहा था और इस बीच में जो बना रहा है और बेच रहा है इसके बीच में जो बिचौलिया होता था उनको जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था, लेकिन जो रेशम उत्पादन कर रहा है उसको बहुत कम फ़ायदा होता था। फ़ायदा तो मेन बिचौलियों को हो जाता था जो बीच में काम करता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। यही वजह से जो आदिवासी समुदाय लोग हैं वो व्यापारी को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। यहाँ पे एक इमेज है, उसमें देख सकते हैं चटाई बुनती एक हाजांग औरत। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, यहाँ चटाई बुनते हुए दिखाया गया। औरतों के लिए वो सिर्फ घर का काम ही उन लोग के लिए सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ अपने खेत में भी जाती थी और कारखानों में जाती, अपने बच्चों को भी लेके जाती थी। अब है काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ख़राब थी, और जो काम की तलाश में घर से दूर चल जाते थे उन लोगों की दशा जो है और ख़राब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे और 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था और खनन उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया और असम का जो चाय बागान है उसमें काम करने के लिए और झारखंड का जो कोयला खदान में उसमें भी काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार की मार्फत भर्ती किया जाता था। इन लोगों को ठेकेदार लोग लेके जाता था। ये ठेकेदार ना केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। ये लोग डायरेक्ट भर्ती नहीं होते थे, इन लोगों को ठेकेदार भर्ती करवाते थे और उन लोगों को जितना मिलना चाहिए वो ठेकेदार सारा पैसा रख के इन लोगों को बहुत कम देते थे और बहुत कम भी देते थे और उन्हें घर भी लौटने टाइम पे नहीं देते थे। यहाँ पे एक फिगर है, देख सकते हैं। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले 50% खनिक आदिवासी थे। 1920 में जो झरिया और रानीगंज का कोयला खदान था उसमें काम करने वाला 50% मजदूर जो है वो आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक भी था। अंधेरू और जहाँ पे दम घुटता है उस खदानों में गहराई में जाकर काम करना सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता था बल्कि वो खतरनाक भी था, जान के लिए भी खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे और 1920 के दशक में कोयला खदान में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मर जाते थे। अब है नज़दीक से देखने पर। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में जो आदिवासी लोग थे उन लोग के जो कानून बदल रहा था, अपने व्यवहार पर जो पाबंदी लगाया गया था, नया नया कर जोड़ रहा था या महाजनों द्वारा उनका जो शोषण किया जा रहा था उनके खिलाफ कई बार प्रदर्शन किए, कई बार बगावत किए। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथाल ने बगावत किया था। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने बगावत किया था, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में करली विद्रोह हुआ था। 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। ये सब बगावत आदिवासियों का अंग्रेज़ों के खिलाफ था, जो उन लोगों ने नए नए कर अत्याचार जो उन पर करते थे उनके खिलाफ था। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था और बिरसा मुंडा जिस तरह के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का विद्रोह था। अब हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता बहुत गरीब थे। बिरसा का बचपन जो भेड़ बकरियां चराने में, बांसुरी बजाने और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाजते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से
बोहोंडा के आसपास के जंगल में हुई थी। उनकी परवरिश जो है मुख्य रूप से बोहोंडा के जंगल के आसपास हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। और गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुन ली थी। और जब वो बचपन में ही बिरसा ने अतीत में जो भी मुंडा विद्रोह की कहानियाँ थी उनको सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। और उन्होंने कई बार उनके जो मुखिया हैं या फिर उनके समुदाय का जो सरदार है उनको विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। और उस समुदाय के जो सरदार लोग थे ऐसा स्वर्ण युग का बात किया करते थे जब मुंडा लोग जो है दिकुओं के अत्याचार से बिल्कुल ही मुक्त आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। उन लोगों का मानना था कि एक बार फिर वैसा दिन आएगा कि हम लोगों को इस तरह के अत्याचार से छुटकारा मिल जाएगा। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और वे खुद को उस इलाके का जो मूल निवासी उनका वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। वो लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगा जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। बिरसा जो है स्थानीय मिशनरी स्कूल जाने लगा, वहां पे उनको मिशनरियों का उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। वहां भी उन्होंने यही सुना कि जो मुंडा समुदाय है वो स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है, अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है और अपना खोया हुआ अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी ख़राब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा कब हो सकता है? अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी जितने भी ख़राब आदतें उनको छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। उन्होंने जनेऊ धारण कर लिया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगा। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। अपना जो किशोरावस्था में वो जिस विचार के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था और बिरसा का जो आंदोलन था वो आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और ये डायन जादू टोना में जो आप लोग विश्वास करते हैं उस पर विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और ज़मींदारों का भी लगातार विरोध किया। और आप ध्यान दे सकते हैं कि बिरसा ने मिशनरियों और ज़मींदारों का भी लगातार विरोध किया और उसी का कहा हुआ वो फॉलो भी कर रहे थे। वो उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे और वह उनको बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जहाँ मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। वो अतीत के एक ऐसे युग के बारे में बताते थे जहाँ मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। बता रहे हैं कि उस टाइम मुंडा लोग अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे अच्छा जीवन जीते थे, झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। बिरसा चाहते थे कि फिर से वो एक बार आप लोग ईमानदारी का जीवन जिएं, अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और अंग्रेज़ों को ये बिरसा आंदोलन का जो उद्देश्य था उनसे बहुत परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार के बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। यह आंदोलन क्यों था?
तो मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर वहाँ पे बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों और मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। यह आंदोलन जो है इन्हीं ताकतों को, मुंडाओं की सारी समस्याओं का, कष्टों का स्रोत मानता था। ये जो भूस्वामी है, ये जो महाजन है, ये जो व्यापारी है, ये जो मिशनरी है, सब उनको लगता था कि यही लोग हैं जो उनके जीवन का कष्ट का कारण है। अंग्रेजों की अनुभूतियाँ उनकी परंपरा, भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी और अंग्रेज के जो नया रूल था उनके व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और भूस्वामी और महाजन जो थे उनकी ज़मीन छीन रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे और मिशनरी जो थे उनका संस्कृति का आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। और अंग्रेज़ों ने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल का सज़ा सुनाया। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। 1897 में जब बिरसा जेल से लौटे तो फिर से वो गांव-गांव घूमने लगे, फिर से समर्थन जुटाने के लिए। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण किसको कहा गया? दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। वे आह्वान कर रहे थे कि उसके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और जो उसके अनुयायी थे उन्होंने थानों और चर्चों पर हमला कर दिया और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। थानों पर हमला किया, चर्चों पर हमला किया और जमींदार और महाजन जो थे उनकी संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था और उस टाइम का प्रतीक क्या था? तो सफ़ेद झंडा। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और 1900 ईस्वी में हैजे की वजह से बिरसा की मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई तो आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों से महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। यह जो आंदोलन था वो 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला था कि इसने औपनिवेशिक सरकार को मजबूर कर दिया कि ऐसा कानून लागू करने के लिए जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगा। और दूसरा, इसने एक बार फिर से जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। दूसरा, उन्होंने बता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरोध करने में आदिवासी अभी भी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया और उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो इस चैप्टर में इतना ही। हम लोग अगला चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।